जी, इब्तिदा है रब्बी जल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी की शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जिस तरह महंगाई के हालात से गुज़र रहा है और ख़ासकर हम देखते हैं कि आए दिन ख़बरें होती हैं कि मईशत ऊपर चली गई है, मईशत नीचे आ गई है। इस किस्म के जो मामलात होते हैं वो बाज़ जो आदाद व शुमार के माहिर हैं वो डॉलर से तशबीह देते हैं, कुछ लोग इसको हालात से तशबीह देते हैं और कुछ लोग जैसे कि आपने गुज़श्ता 1-2 महीनों में देखा भी हालात बदल गए हैं अफ़गानिस्तान के। ओवरऑल जो हालात चल रहे थे मुख्तलिफ़ मकामात पर, जो वार क्रिएट हुआ था, जंगें हो रही थी और इसी असना जो उसी हालात की वजह से जो उन ममालिक में मसाइल पैदा हुए, कुछ अहबाब पूरी दुनिया पे जो हालात इस वक्त आ रहे हैं उसकी वजह भी बताते हैं। मगर ऐसे में इस हालात के बीच कुछ ऐसे अहबाब हैं जो अपनी मेहनत के ज़रिए नौजवानों के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जिस पे रश्क आता है, यकीन नहीं आता कि जनाब ऐसे काम भी ऐसे अहबाब कर रहे हैं बाहम ताउन से। तो बिल्कुल हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, एक मोहतरमा से आपको मिलाते हैं और उनकी जो जद्दोजहद है, उनका काम है वो आपके सामने रखते हैं ताकि आप भी इन मेहनत कश लोगों के साथ वाबस्ता हों और ऐसे अहबाब की जो काविश हैं वो आप तक पहुँचे। तो बिल्कुल इस्लामाबाद में हम इस वक्त बैठे हैं शाद ज़रीन साहबा के साथ। एक फाउंडेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नौजवानों के लिए काम करते हैं और नौजवानों के लिए क्या स्किल्स करती हैं, क्या काम करते हैं, इस बारे में इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम करीम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, थैंक यू सो मच, आप आए और हमें टाइम दिया थोड़ा सा गुफ्तगू करने का, अपने बारे में बताने का। जी मैडम, पूरा नाम बताइएगा और बेसिकली ये भी बताइए कि ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मेरा पूरा नाम है शमशाद ज़रीन। आई एम नोन एज शाद ज़रीन, मेरा निक नेम है, इसलिए लोग मुझे शाद ज़रीन के नाम से बोलते हैं। और मेरा ताल्लुक़ जो है अपर चित्राल से है। चित्राल चूँकि KPK का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके मतलब बड़ाई इलाके से मेरा ताल्लुक़ है। और इस्लामाबाद में हम तकरीबन लास्ट 20 ईयर्स 20 साल से हम मुकीम है। तो यहाँ पे मैं सोशल वर्क किसी NGO के साथ जॉब भी करती थी। अब चूँकि मेरा अपना एक छोटा सा हम सोशल वर्क कर रहे NGO है शाद फाउंडेशन। शाद फाउंडेशन चूँकि सोशल हेल्प एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट है हमारा, चूँकि हम सोशली हेल्प करते हैं, एडवोकेसी में भी काम करते हैं और डेवलपमेंट में भी, चूँकि हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी। जी बिल्कुल, मैं उस तरफ आता हूँ। मैडम ये बताइएगा बुनियाद कब रखी आपने? हमने बुनियाद 2017 में मैंने रजिस्ट्रेट करवाया। कुछ एक्टिविटीज़ मेरे प्लानिंग में थे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि पहले हम लीगलाइज ही कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ SCCP के साथ मेरा NGO रजिस्ट्रेट है और प्रॉपर बैंक अकाउंट है हमारा। तो प्रॉपर काम हमने, हमारा एक प्रोजेक्ट है, थीम है यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से। अब यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर हमारा एक प्रोजेक्ट है यूथ डेवलपमेंट सेंटर, तो इसी पे मैंने अपना काम स्टार्ट किया पिंडी इस्लामाबाद में। अच्छा ठीक है, अब तकरीबन 2017 के बाद आपने काम स्टार्ट किया। इस वक्त हम नाज़रीन मौजूद हैं हॉस्टल में जहाँ पे नौजवान सीखते हैं। क्या सीखते हैं, इनसे सवाल करते हैं। मैडम ये बताइएगा, अब यहाँ पे तादाद जो आपके पास नौजवानों की है वो कितनी है और बेसिक जो ट्रेनिंग है स्टार्ट की वो आप क्या दे रहे हैं इस हॉस्टल में? अच्छा करीम, मैं ये बताता चलूँ, ये हम जस्ट हॉस्टल तो हम नहीं कह सकते। ये हमारा ये है कि यूथ डेवलपमेंट सेंटर के नाम से हमने एक सेंटर, एक नहीं बल्कि पिंडी इस्लामाबाद में 3 सेंटर है हमारे पास, जहाँ पे हम बैठे हैं। ये हमारे बॉयज़ के लिए है और इसकी बुनियाद रखने का या इस के ऊपर काम करने का मेरा मकसद ये था कि मैंने काफ़ी रिसर्च वर्क की, चूँकि मैंने बता दिया कि हम बहुत रूरल एरिया से, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से हमारा ताल्लुक़ है। ज़्यादातर दूर दराज के एरिया से जो हमारे बच्चे आते हैं पिंडी इस्लामाबाद में शहरों में पढ़ने के लिए, सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज ये है कि लिविंग एनवायरनमेंट। वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ लेते हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनकी रिहाइश फैसिलिटी है, जिस तरह कायद अज़म यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक है, उसमें भी ये होता है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के लिए जब बच्चा आ जाता है उनको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर बच्चे के लिए इतना अहम साल होता है कि वो अपने गाँव से निकल के शहर में आना, फिर अपने यूनिवर्सिटी के साथ एडजस्ट होना, माहौल के साथ। तो मैंने काफ़ी ऐसे सोशल इश्यूज़ भी बच्चियों के हवाले से भी हमने देखे हैं और ज़्यादातर लड़कों का भी इशू आते हैं, क्योंकि एक लिविंग इन्वायरमेंट आप सेफ़
اینڈ سیکیور لیونگ انوائرمنٹ آپ کا نہیں ہوگا نا تو بچہ اس لیول کا آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن نہیں لے سکتا. تو اس کے اوپر کافی ریسرچ کر کے میں نے سوچا کہ میں اپنے این جی او میں جو پہلا پروجیکٹ ہے وہ اسی کے اوپر ہی ہم کام کریں گے تاکہ ہماری کمیونٹی کی بھی خدمت ہو جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم دیتے ہیں اس سینٹر کے اندر ایکوموڈیشن بھی ہم دیتے ہیں, فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں. جسٹ مطلب وی کین ناٹ سے اٹ از جسٹ اے ہاسٹل, وی آر ناٹ پرووائڈنگ اونلی شیلٹر اینڈ فوڈ. ہم ان کے علاوہ کیا کرتے ہیں, جس طرح آپ دیکھ رہے کہ ہمارے لائبریری ہے, ہمارے ہر سینٹر میں لائبریری سسٹم ہے, کمپیوٹر لیب ہے, اور بچوں کی ہر لیول کی کیریئر کونسلنگ کرواتے ہیں. کیونکہ جب بچہ کسی گاؤں سے دور دراز سے آتا ہے ان کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس فیلڈ پہ جانا ہے, کون سا یونیورسٹی میرے لیے بیسٹ ہوگا. تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے کیریئر کونسلنگ, اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, انڈور ایکٹیویٹیز, بچوں کی ہر لیول کی ہم ایک جو ہے نا ان کو ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا وہ تو ہو گیا. یہ بتائیے گا کیا جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس آتے ہیں, بچے آتے ہیں آپ کے پاس, نوجوان آتے ہیں, ان کی ایک لمٹ آپ نے رکھی ہے کہ میٹریکولیٹ کے بعد آنا ہے یا ایف اے کے بعد آنا ہے یا فرض کریں گریجویشن کے بعد آنا ہے, یا آپ ڈائریکٹلی میٹرک کے بعد ہائر ایجوکیشن کے بعد ہی آپ یہاں الاؤ کرتے ہیں؟ اور اگر الاؤ کرتے ہیں اور یہاں رکھتے ہیں تو اس کی جو چارجز ہیں وہ کیا ایشو ہوتا ہے؟ اس کا جو کھانے پینے کا اور اس کے تعلیمی اخراجات وہ بھی کیا آرگنائزیشن ان کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے, رہنے, رہائش اور اس کی بقیہ اخراجات, اس کے بارے میں بتائیے گا. جی, ہمارا جو کہ فوکس یہ ہے کہ زیادہ تر بچے ہمارے بے شک سندھ سے آ جائے, وہ بلوچستان سے آ جائے اسلام آباد میں پڑھنے کے لیے, وہ گریجویشن کے لیے آتے ہیں. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر ایریا میں ہائی سیکنڈری اسکول تو اچھے سسٹم ہے ان کے. تو زیادہ تر ہمارا فوکس یہ ہے گریجویشن, 4 ایئرس کی ڈگری اینڈ ماسٹر ڈگری. مطلب جو بچے یونیورسٹی میں انرولڈ ہے ان بچوں کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں. اور ہماری یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ کرائٹیریا بھی ہے, ادروائز تو یہاں پہ بہت رش رہتا ہے نا, بہت زیادہ اپلیکیشن پینڈنگ میں ہے, یہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی تو مجھے کال کر لیتے ہیں بچے اوپر سے. تو ہمارا کرائٹیریا ہے کہ ہم پریویس رزلٹ کو بھی دیکھتے ہیں. جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے جو ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں اس سروس سے وہ بچے جو ہے نا فائدہ اٹھائے اور اچھے طریقے سے پڑھ کے جائے. تو ان کی کچھ ہم کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں, اس کرائٹیریا کے بیس پہ سلیکشن ہوتی ہے ان کی. اور یہاں پہ جب ایڈمیشن دیتے ہیں اس میں فیسلٹیز بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کھانا, مطلب لانڈری بھی سسٹم ہے ہمارے. چارجز کا کیا ایشو ہوتا ہے اس کے اندر؟ میں آپ کو دے رہی ہوں. اسلام آباد پنڈی میں جب اگر آپ دیکھیں ایک نارمل ہاسٹل میں, ایک پرائیویٹ جو بزنس کے لیے کھولتے ہیں نا, نارمل ہاسٹل میں چارجز آج کل منیمم 15,000 ہے سارے ملا کے. لیکن میں نے چونکہ بتا دیا کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, سوشل ویلفیئر میں چلا رہی ہوں, تو اس میں ہم 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہمارے بچوں سے ہم اونلی 700 چارج ہم کر لیتے ہیں. باقی ہم اپنی طرف سے کچھ کوشش کر کے, حالانکہ ایکسپینسز تو زیادہ ہے, ایک کوالٹی ایجوکیشن, ایک کوالٹی انوائرمنٹ ہم دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے ہاسٹل دوسرے ہاسٹل سے بہت مختلف بھی ہے اور بہت مہنگا بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا, ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے احباب کام اس طرح کرتے ہیں کہ ڈونر ان کے پاس کافی زیادہ ہوتے ہیں, یا فرض کرے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے, باہر سے ہمارے پاکستانی ورسز پاکستانی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں. 2017 کے بعد اب تک اس پروجیکٹ کے علاوہ, اس جو آپ نے یوتھ ہے ایک ہاسٹل بنایا, اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ کیے ہیں آپ نے؟ نہیں, میں نے بتا دیا نا 2017 میں ہم نے اسٹارٹ کی. پہلے ہم نے پنڈی میں ایک گرلس ہم نے YDC خواتین کے لیے بنایا. اس کے بعد ہم نے اسلام آباد میں یہ بوائز ہاسٹل ہے, F10 مرکز میں اسلام آباد میں ایک اور ہمارے پاس گرلس ہاسٹل ہے. فنڈ تو فی الحال کوئی نہیں ہے, لیکن یہ پروجیکٹ فی الحال ہمارے پاس ایک NGO ہے یہاں پہ ہاشو فاؤنڈیشن کے نام سے, جہاں پہ پریویسلی میں نے کام بھی کیا ہے. اصل میں یہ پروجیکٹ انہی کا پروجیکٹ تھا. جب میں ہاشو فاؤنڈیشن میں تھی تو انہی پروجیکٹ کو میں دیکھ رہی تھی. تو پنڈی میں جو پروجیکٹ مجھے ایک ملا ہے, جب میں نے اپنا NGO رجسٹریٹ کروایا تو وہ ہاشو فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ تھا. انہوں نے مجھے ہینڈ اوور کی وہ اونرشپ ساری چیزوں کے, تو وہ میں وہاں سے اسٹارٹ کی. تو اس کے علاوہ یوتھ ڈیولپمنٹ کے علاوہ چونکہ ہمارے
हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स पायलट प्रोजेक्ट जो थे ना पाइपलाइन में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से बिल्कुल हम स्टक हो गए हैं। आपको भी पता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इससे रिलेटेड जो सोशल वर्क करने वाले इदारे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सफ़र की। और हम भी ज़ाहिर बात है लॉकडाउन की वजह से एकदम जो है ना यूनिवर्सिटीज़ बंद होते तो हमारे बच्चे भी चले जाते, तो हमारे सेंटर बंद हो जाते। इसलिए हम इस वक्त तो इसी को ही फोकस करें, आगे इंशाल्लाह कोविड के सिचुएशन को देख के और भी प्रोजेक्ट हमने लाने हैं मुख्तलिफ। अच्छा जी, बिल्कुल जी, बेस्ट विशेज़ हमारी आपके साथ हैं। बिल्कुल नाज़रीन आगे चलते हैं। मैडम हमारा अटक ज़िला आपने देखा भी है, 14 अगस्त को नाज़रीन आपको बताते चले, हमने एक प्रोग्राम रखा था नहायत ही पसमानदा इलाका घोड़ामार में। मैडम चूँकि इनका ताल्लुक़ IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट से है और इस्लामाबाद की वो प्रेसिडेंट भी हैं तो वमिंग की, तो इसके हवाले से मैं आपको सवाल करना चाह रहा हूँ मैडम के फ़र्ज़ करें या अगर आप ये आगे आपके जो मामलात हैं, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, ये जगह पर पहुँचते हैं और जो क्वेट की सिचुएशन है, क्राइसिस है, इससे आप निकल जाती हैं, तो अटक के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इंशाल्लाह करीम, मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे किसी भी कोई भी काम के हवाले से ना ऐसे इलाके में जाने का मुझे मौका मिला, ऐसे कम्युनिटी से मिलने का मौका मिला। तो IM पाकिस्तान के प्लेटफार्म के थ्रू मुझे मौका मिला आप लोगों से मिलने का, और अटक में आपके गाँव आके मुझे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग मेरे अंदर एक पैदा हो गई है कि मैं इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर लूँ इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा ये है कि वहाँ पे एजुकेशन का जो हमने अभी डिस्कस की है कि ख़वातीन के एजुकेशन का इशू है, इंशाल्लाह मेरा फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हम एजुकेशन के ऊपर कोई फ़िलहाल अपने लेवल पे, अपनी कैपेसिटी में हम वहाँ पे बच्चियों के एजुकेशन के लिए कुछ कर लेंगे। और आगे ऐसा है कि हम वहाँ आने के बाद, हम वर्किंग आउट करने के बाद हम देख लेते हैं कि आपके गाँव के लिए और मज़ीद क्या चीज़ हम लेके आ सकते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला। तो मैडम ने देखकर खुद से कहा कि जनाब ये मैं कुछ करना चाहता हूँ इसके लिए। अब यहाँ के माहौल जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बड़े कम लोग होते हैं कि इतने क्राइसिस में, जैसे मैंने आपको नक्शा खींच के बताया शुरू में, कि इतने हालात में ऐसे लोग हैं जो मेहनत से अपने आप को साबित करते हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैडम डायरी TV सोशल मीडिया अटक जो ज़िला हमारा ज़िला अटक है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डायरी TV के नाम से। डायरी ग्रुप्स भी है, डायरी सोशल मीडिया भी है, देखने वालों के लिए और अटक वालों के लिए भी, और ओवरऑल बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम दूंगी कि मेरे मकसद भी यूथ के लिए काम करने का यह था। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए ना, जब तक यूथ के इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी वो कंट्री, वो मुल्क कभी कामयाब नहीं होगा। तो हमारे यूथ जो है ना हमारे फ्यूचर के एसेट्स है। तो हमें सबसे पहले अटक के माशाल्लाह इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इतना खूबसूरत जो आपका गाँव है, गाँव का नाम बहुत मुश्किल है, मैं ले नहीं सकती। तो वहाँ पर मैं यही नौजवानों के लिए भी और अटक के सारे शहरियों के लिए भी यही कोशिश करूँगी कि आपके आसपास इतना अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि काम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग इस्तेमाल करें, एक पॉजिटिवली उसमें काम करने की कोशिश करें। और नौजवानों के लिए भी यही कोशिश है कि एक दूसरे की मदद करें। अपने मुल्क पाकिस्तान, जो कि करीम ने पहले ही हाईलाइट किया है, बहुत क्राइसिस में है और पॉवर्टी इतने लेवल पे चले गए हैं, महंगाई है। तो हमें सब मिल के इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान को भी और अपने एरिया को भी, जहाँ पे हमारे काम की ज़रूरत है, मिल के काम करने की ज़रूरत है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े मुख्तसर वक्त पे आपने टाइम दिया और मेहमान नवाजी भी आपने की, तो मैं आपका मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच करीम, अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाजरीन, बात वही आती है कि कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ मसाइल होते हैं, वसाइल नहीं होते। कुछ मकामात ऐसे होते हैं, कुछ शहर देहात ऐसे होते हैं जहाँ वसाइल होते हैं, मगर उसके इस्तेमाल के लिए जो लोग होते हैं, जो मवाद होता है, जो काम करने वाले अहबाब होते हैं, वो मौजूद नहीं होते। हमारा अटक ज़िला तारीख़ के एतबार से नहायत नायाब है। मैं समझता हूँ कि जो इंसान, बुनियादी इंसान की जो निशानियाँ हैं हमारे बागनीलाब के किनारे, दरियाए सिंध के किनारे मौजूद हैं। इस पे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आप देख रहे हैं करीम खान ऑफिशियल और डायरी TV के तवसुत से, और इसको मज़ीद हम टूरिज़म की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू भी मैडम के साथ हुई है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जितने भी एरियाज़ हैं अटक तारीख़ के एतबार से, उसको टूरिज़म बेस बनाने के लिए अपनी कोशिश हम डायरी TV के तवसुत से भी करें और इस्लामाबाद की कुछ टीम्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व करें, ताकि जो हमारा ये विरसा है ये कायम रहे
اور مزید ترقی کی طرف گامزن رہے. بالکل جی, زندگی نے وفا کیا اور سانسوں نے ساتھ دیا, تو انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.